हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें। तो आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 1000 से भी ज़्यादा जो ट्रिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस का मेरा मतलब है कि हम जो जो चीज़ें क्लास में करेंगे वो आपको आज ही क्लास में याद हो जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ आपको देखते ही सब कुछ याद हो जाएगा और आपको कुछ भी रटना इसमें नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी हमने ट्रिक्स को लेकर के वीडियो अपलोड की थी जिसमें आप सभी के सहयोग से 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है और उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आई है कि मैं इस तरह की वीडियो ट्रिक्स आपके लिए लेकर रहा हूँ। क्योंकि देखिए आज के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हमें अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें बहुत सारा डाटा पढ़ना पड़ता है। पढ़ने का मतलब कि हमें याद करना पड़ता है। अगर आप इस तरह की अगर 10-15 किताबें भी पढ़ते हो तो उसका डाटा याद रखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसका एक सोल्यूशन होता है ट्रिक्स के द्वारा। आप ट्रिक्स के द्वारा बहुत सारे डाटा को याद रख सकते हो जो आप टाइम के साथ कभी भी भूलोगे नहीं। तो उसी सीरीज में मैं आपके साथ 1000 से भी ज़्यादा ट्रिक को डिस्कस करूँगा और 1000 ट्रिक्स के अंदर आपको लगभग टोटल 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। तो उसको लेकर ये हमारा आज का पहला पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप कमेंट्स करते हो तो मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 1 1000 प्लस से भी ज़्यादा जीके ट्रिक्स। ओके, और इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं। हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, इसमें ज्योग्राफी भी आएगा, साइंस की भी इसमें ट्रिक आएगी, सब कुछ इसमें डाटा आपके आएगा। बस आपको आराम से बैठिए, क्लास देखिए और उसके बाद आप क्लास को इसमें जो डाटा हम डिस्कस करेंगे वो आपको यहीं पर ही याद हो जाएगा और आप देखोगे कि आपके एग्जाम में यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, बस एक छोटा सा काम आपको करना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो पहला हमारी ट्रिक है कि सतलज नदी है उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन मान लीजिए या आज का हमारा पहला आप इसे टॉपिक बोल सकते हैं। ओके, अब इसके लिए हमने एक ट्रिक तैयार किया जिसका नाम है सतलज भाई को नास। नास आप ऐसा मान के नाज, ऐसा मानिए कि एक सतलज है, वो भाई है और उसको किसी चीज पर नाज है। ओके, तो नाज से मिलता जुलता शब्द हमने बनाया है नास। ओके, तो अब देखिए बाई से डिस्कस करते हैं। बा से हम क्या बनाएंगे, बाखड़ा नांगल बांध। ई से इंदिरा गांधी परियोजना। को से कोल डैम। ना से नाथपा झाकरा और सै से सरहिंद। यानी कि सतलज भाई को नास। सतलज से आपको याद रहेगा कि सतलज नदी पर और हम डिस्कस करें परियोजना। बा से हो जाएगा बाखड़ा नांगल बांध। ई से इंदिरा गांधी। को से कोल डैम। ना से नाथपा। सै से सरहिंद। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये ट्रिक आपको आई होप कि आपको देखते ही याद हो गई होगी, सतलज भाई को नास। ओके, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपको साथ में इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको करनी है। तो देखिए अगर आप भारत का जो मैप देखते हैं ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाला क्षेत्र है। यहाँ पर इस साइड हमारे चीन है जहाँ पर ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। ओके, इस साइड पाकिस्तान है और ऊपर हम थोड़ा सा हम यहाँ पर अफगानिस्तान को टच करते हैं। अब देखिए हमने बात की सतलज नदी की, तो ये है सतलज नदी। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये सतलज नदी ऐसे चल रही है और ऐसे कर कर ये कहाँ से निकली है, ये यहाँ से निकली है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि जो मानसरोवर है उसके निकट यहाँ पर राक्षसताल है कैलाश पर्वत श्रेणी में, यहाँ से निकलती है सतलज नदी। ओके, और ऊपर से आ रही है यहाँ पर रावी नदी और यहाँ से झेलम नदी। तो ये दोनों आकर यहाँ पर इसमें सतलज में मिल जाती है और सतलज आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, और आगे जाकर ये पाकिस्तान में चली जाती है। यानी सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मानसरोवर के निकट राक्षसताल से निकलती है और वहां पर इसका लोकल नेम भी है। क्या नाम है, लोचन खंबावा इसका लोकल नेम है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 1500 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है तो 1050 किलोमीटर है। अब देखिए टोटल लंबाई की बात करें, देखिए क्योंकि ये यहाँ से निकलती है ना, यहाँ से, और ये इतना क्षेत्र तो भारत का है ही नहीं क्योंकि ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। तो इस सब को मिलाकर और यहाँ से भारत से निकलने के बाद ये वाला मिलाकर टोटल इसकी 1500 किलोमीटर पर भारत में जो बहती है, ठीक है, वो 1050 किलोमीटर है।
अगर बात करें हमारे प्राचीन ऋग्वेद में, जो सबसे प्राचीन वेद है, उसमें इसे स्तुद्री कहा गया है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी को ऋग्वेद में स्तुद्री कहा गया है, तो वो सतलज नदी को कहा गया है। देखिए यहाँ पर ये सिंधु नदी निकल रही है ऊपर, यहाँ पर राकस्थाल से सिंधु नदी निकलती है, जिसे हम 5 नदियों का संगम बोलते हैं, जो आगे जाकर इसमें झेलम भी मिलती है, रावी भी मिलती है और व्यास नदी भी यहाँ पर इसमें मिलती है। ओके, देखिए यहाँ पर ये कुल्लुन श्रेणी है और ये हिंदुकुश है। तो हिंदुकुश मतलब पाकिस्तान वाली साइड है और कुल्लुन श्रेणी ये चाइना वाली साइड है। और यहाँ पर ये पामीर ग्रंथि है, ठीक है। अब देखिए सतलुज की कुछ सहायक नदियां भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो व्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। बांसपा नदी, स्पीति नदी, नोगली नदी, खड नदी और सवांग नदी, ये सारी की सारी सतलुज की सहायक नदियां हैं। अब थोड़े से हमने जो परियोजना डिस्कस किया था वो डिस्कस करते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर बना हुआ है। अब देखिए भाखड़ा और नांगल ये 2 अलग अलग बांध हैं। भाखड़ा और नांगल इन दोनों को मिलाकर एक कंबाइन एक बांध बनाया गया है। भाखड़ा बांध और नांगल बांध के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो ये एक दूसरे से 13 किलोमीटर दूर ये स्थित है। इसकी स्थापना, इसकी आधारशिला 17 नवंबर 1955 को रखी गई थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, वो टिहरी डैम है, लगभग 260 मीटर। उसके बाद ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है, जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने 22 से ट्रिक बनाई थी। बा से भाखड़ा नांगल, ई से इंदिरा गांधी परियोजना। अब दूसरा हमने डिस्कस किया था नास वाला बाइक और जो नाज या जो नास हमने डिस्कस किया था, तो नास से हमने बनाया था नाथपा जाकरी जल विद्युत परियोजना। यह भी सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 28 मई 2005 को। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इसकी क्षमता 1500 मेगावाट है और ये देश का सबसे बड़ा जल विद्युत प्लांट है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा जल विद्युत प्लांट कौन सा है, तो नाथपा जाकरी जल विद्युत परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर। देखिए हमने ट्रिक से सिर्फ इतना याद किया था कि सतलुज नदी पर कौन कौन से जल विद्युत परियोजना चल रही है। उसके अलावा जो डाटा है वो आपको मैं बार बार रिवाइज करवाऊंगा आगे आने वाले भी वीडियोस में, ताकि आपको यहाँ से आपके सारे फैक्चुअल डाटा आपके क्लियर होते चले। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कोल डैम की, कि कोल जो डैम या कोल जो बांध है वो भी हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है, सतलुज नदी पर है। इसकी क्षमता 800 मेगावाट है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 2000 को। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, तो इन तीनों में सबसे पुराना कौन है, तो भाखड़ा नांगल बांध है, जो 1955 में बना था। नाथपा जाकरी कोल बांध है वो 2000 में और नाथपा जाकरी 2005 में। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। अब डिस्कस करते हैं दूसरी ट्रिक। भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पर कौन कौन से राज्य इस लाइन पर आते हैं। ओके, तो ट्रिक है अरुण की कार एमपी यूपी में उड़ी। आपको याद रखना है जस्ट कि को अरुण नाम का लड़का है, उसकी जो कार है वो एमपी यूपी में उड़ी। ओके, अब हम ट्रिक डिस्कस करते हैं। देखिए ए से हमारा क्या बना, आंध्र प्रदेश। ओके, सी से हमारा क्या बना, छत्तीसगढ़। एमपी से हमारा मध्य प्रदेश, यूपी से हमारा उत्तर प्रदेश और उड़ी से उड़ीसा। यानी 5 राज्यों में से ये लाइन गुजरती है, जिसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अरुण की कार एमपी यूपी में उड़ी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और उड़ीसा। अब देखिए भारतीय जो समय रेखा है उससे बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो यूपी के इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। अब नैनी वहां पर एग्जैक्ट उसका नाम है मिर्जापुर। ये मिर्जापुर वही है जो आपने मिर्जापुर एक सीरीज चल रही है, वेब सीरीज आपने देखा होगा, उसके 2 सीजन आ चुके हैं। तो ये वही मिर्जापुर है जो इलाहाबाद के निकट नैनी पर, वहां पर मिर्जापुर से ये गुजरती है, जिसे बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये देशांतर क्या है, पूर्वी क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे, आपको मैं चीजें समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, यानी भारत का जो मानक जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है। ठीक है, ये चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं, आपको मैं समझा देता हूं, बस एक बार इसको देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए।
अब देखिए ये भारत की बात करते हैं, ये भारत का हमारा नक्शा है, प्यारा भारत। ये नक्शा अब यहाँ पर चेंज हो चुका है, जम्मू लद्दाख और जम्मू ये आप अलग कर लेना, ये पुराना मैप है। ओके, यहाँ पर ये चाइना है, पाकिस्तान है, नीचे अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर नेपाल है, नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर मालदीव है। इसे बोलते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो ये 82.5 डिग्री जो लाइन गुजर रही है, जिसे हमने डिस्कस किया था क्या, कि अरुण की जो कार है वो एमपी यूपी में उड़ी, तो ऐसे हमारा आंध्र प्रदेश, तो ये नीचे रहा हमारा आंध्र प्रदेश। उड़ीसा कहाँ पर है, तो ये रहा उड़ीसा, इसके ऊपर ये रहा छत्तीसगढ़, और ये रहा हमारा यूपी। ओके, अरुण की कार, ये सारे के सारे हमने 500 डिस्कस कर लिए यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी। यहाँ से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये एमपी में भी जा रही है, ये मध्य प्रदेश है यहाँ पर, ये थोड़ा सा यहाँ पर टच कर रही है एमपी को, ये 5 राज्यों से ये गुजरती है। ओके, जो भारतीय मानक समय रेखा है इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1947 को, ये इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, और भारत का जो मानक समय GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री पूर्व है। अब देखिए हमें पता है कि 4 दिशा होती है। ओके, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये नॉर्थ, ये साउथ। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये कोई लाइन मानिए आप, इस लाइन से अगर आप इस साइड चलते हो तो हम बोलते हैं इस साइड से हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं। ओके, तो वैसे ही जब अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरा जो मैप है वर्ल्ड, सॉरी, अब देखिए ये पूरी दुनिया का ग्लोब मान लीजिए आप, ये यहाँ पर एक लाइन है बीच में, इसे बोलते हैं GMT। ये यहाँ पर ये इंग्लैंड है, ये लंदन है, यहाँ पर ये लाइन जा रही है जिसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। अगर यहाँ से हम इस साइड चले तो हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं, और ये हमारा यहाँ पर भारत देश प्यारा, तो ये इसके पूर्व दिशा में है, यानी इससे हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आप इसे 0 डिग्री मान लीजिए। ओके, तो यहाँ से आप चले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5 ऐसे कर यहाँ पर हम पहुँचते हैं 82.5 डिग्री, जो भारत के यहाँ पर इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है, जिसे हम, अब देखिए ग्लोब में क्या होता है कि जब भी कोई ग्लोब हम तैयार करते हैं उसमें कुछ ऐसी लाइन होती है, कुछ ऐसी लाइन होती है, जो लाइन ऐसे नीचे पड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं, और जो खड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये लाइन खड़ी होगी ये सारी देशांतर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन गुजर रही थी हमारी 82.5 डिग्री, ये देशांतर लाइन है, और इस लाइन से ये पूर्व दिशा में, इसे बोलते हैं पूर्वी देशांतर। कितना, 82.5 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो लाइन है नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी है, ये अक्षांश बोलते हैं। ये यहाँ पर 0 डिग्री है जिसे इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर जब चलते हैं नॉर्थ दिशा में तो 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, हम कर्क रेखा बोलते हैं, और इसके नीचे साउथ में चलोगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये ऊपर हमारा उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये हमारा दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल है। ओके, ये एशिया में पड़ता है हमारा देश। इसके साइड में यहाँ पर ये मिडिल ईस्ट है, ये यूरोप है, और यहाँ पर ये देश है कौन सा, रूस। ओके, और यहाँ पर ये साउथ अमेरिका, ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका। ओके, नीचे ऑस्ट्रेलिया, ये 500 महाद्वीप है, और नीचे ये अंटार्कटिका है। अब देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है। अभी यहाँ पर ऊपर वाला जो पॉइंट है और एक नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से भी कोई अक्षांश रेखा गुजर रही है, और ऊपर यहाँ से भी कोई अक्षांश रेखा गुजर रही है। और मैंने डिस्कस किया था कि पूरे मैप में जो बीच में लाइन होती है उसे 0 डिग्री बोलते हैं, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो इसे ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री, ऐसे कर यहाँ पर टोटल ऊपर तक जाओगे तो आप 90 डिग्री अक्षांश पर पहुंचोगे, उत्तरी अक्षांश पर। ओके, और नीचे दक्षिणी 90 डिग्री पर पहुंचोगे। तो जब हम इस लाइन से ऊपर चलते हैं तो हमारा भारत का जो उत्तरी छोर है उसे बोलते हैं 37 डिग्री .6 अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ओके, और ये नीचे वाला ये कितना है,
तो ये 8.4 है, ये उत्तरी अक्षांश ये है। तो यानी ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई ज़्यादा है इन कंपैरिजन पश्चिम से पूर्व में। ये यहाँ पर पश्चिम ने डिस्कस किया था 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, और ये लाइन यहाँ पर गुजर रही है जिसे हमने डिस्कस किया था मानक समय रेखा 82.82 डिग्री, और ये यहाँ पर हमारा पूर्वी छोर है 97.25 डिग्री। ओके, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। कैसे, जैसे कि ये टोटल मैप है, यहाँ पर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा इसके ऊपर 1 डिग्री 2 3 4 ऐसे टोटल यहाँ तक पहुँचोगे तो 90 होगी। और जब इससे नीचे चलोगे ऐसे करते करते तो यहाँ पर 90 होगी। तो 90 और 90 180, और एक ये जो भूमध्य रेखा वाली ये भी अक्षांश रेखा है, तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई, तो ये टोटल 180 हो गई। ओके, 181 हो गई। ये विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा है ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर होती है, ओके, तो ये 111 किलोमीटर होती है। यानी कि टोटल जब हम बात करते हैं, ये भूमध्य रेखा है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इनके बीच में ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये 111 किलोमीटर होती है। ओके, जब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी, यहाँ पर भी 111 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसके ऊपर भी 111 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसके ऊपर भी 111 किलोमीटर डिस्टेंस है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो बिल्कुल समान रहती है। लेकिन जब वही हम बात करते हैं देशांतर की, ओके, देशांतर की बात करते हैं, देशांतर रेखाएं ऐसे खींची जाती है, ओके, ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो इनके बीच में डिस्टेंस कम है ऊपर वाली साइड में, लेकिन यहाँ पर तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। यानी जब हम बिल्कुल यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास पहुँचते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर ध्रुव की ओर जाएंगे या नीचे ध्रुव की ओर जाएंगे तो इनके बीच दूरी कम होती जाती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर के मध्य दूरी 32 किलोमीटर होती है। यानी भूमध्य रेखा पर जो दो देशांतर रेखाएं आ रही है ऐसे, इनके बीच में जो दूरी है वो 32 किलोमीटर होती है, और अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ओके, अब देखिए पृथ्वी अपने एक्स पर 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। अब मान के चलिए कि ये, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है। एक तो हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है ऐसे, एक ये खुद अपने एक्स पर भी घूमती रहती है। ओके, तो जब अपनी एक्स पर घूमती है तो टोटल ये 360 डिग्री घूम जाती है, और हमें उसमें कितना टाइम लगता है, इसमें 24 घंटे टोटल उसमें टाइम में लगता है। ओके, यानी कि 1 डिग्री घूमने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो लाइन गुजरती है 82.5 डिग्री, ये ग्रीनविच मीन टाइम से जीएमटी से 82.5 डिग्री आगे पूर्व है। ओके, तो जब आप 82.5 डिग्री को आप 4 से गुणा करते हो, ठीक है, तो 4 5 20 अंसल चढ़ी 2 और 4 8 32, और टोटल मिलाकर लगभग ये 330 मिनट होती है। यानी कि 330 मिनट मतलब 5.5 घंटे। ओके, तो भारत का जो मानक समय रेखा है ये जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि सूरज हमेशा इस साइड उगेगा, आपको पता है। तो पहले इसकी रोशनी यहाँ पर पड़ेगी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे करते करते यहाँ पर जो जीएमटी है लंदन में, वहाँ पर सबसे लास्ट में पड़ेगी। यानी इस साइड सूरज सबसे पहले उगेगा। तो यहाँ पर जब सूरज की रोशनी पहली रोशनी पड़ेगी, उससे ठीक 5.5 घंटे पहले भारत में यहाँ पर दिन उदय हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास की लास्ट ट्रिक। यानी कुल मिलाकर हमने आज की ट्रिक में जो हमने डिस्कस किया है, उसके साथ हमने लगभग, अगर आपने डिस्कस किया, हमने 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आपको जो मैंने ट्रिक कराई है वो आपको यहीं पर भी याद हो चुकी होगी। और इसके अलावा जो साथ में हमने फैक्चुअल डाटा डिस्कस किया है, उसके लिए आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना,
बस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको सब कुछ याद यहाँ पर याद हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।